विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास चल रहा था, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। उसमें आज हमारा टॉपिक है चालुक्य राजवंश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चालुक्य राजवंश की रूपरेखा पढ़ते हैं पहले। विंध्य पर्वत भी यानी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में यानी दक्षिणापथ, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कहा, दक्षिणापथ पर सातवाहनों वाकाटकों के पश्चात अंततः चालुक्यों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। दक्षिण भारत का जब हम इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो सातवाहन पढ़ते हैं, वाकाटक पढ़ते हैं और चालुक्य पढ़ते हैं। तो सातवाहन, वाकाटकों के पश्चात अंततः चालुक्य ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। चालुक्य राजवंश की 3 शाखाओं ने दक्षिण भारत में शासन किया। उसमें पढ़ना आपने बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य। वातापी और बादामी एक ही होता है। बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य, दूसरा कल्याणी के चालुक्य और तीसरा वेंगी के चालुक्य, वेंगी के पूर्वी चालुक्य। ठीक है, तीनों राजवंशों को अलग अलग पढ़ना है, तीनों का इतिहास अलग अलग है। तो क्या बताया मैंने, वातापी ऑब्लिक बादामी के चालुक्य, दूसरा कल्याणी के चालुक्य, तीसरा वेंगी के पूर्वी चालुक्य। तो सुदूर दक्षिण में यानी फार साउथ, सुदूर दक्षिण में पल्लव तथा 9वीं शताब्दी में चोलों के राज्य भी थे जिनसे चालुक्यों का संघर्ष होता रहता था। अब ये मत सोचना कि चालुक्य अकेले थे। चालुक्यों के नीचे अगर आप जाएंगे तमिलनाडु वाली साइड में कौन थे, पल्लव थे, फिर उसके बाद चोल थे, है ना। इनके साथ संघर्ष होता रहा। बादामी के चालुक्यों के ध्वंसावशेषों पर राष्ट्रकूटों की सत्ता स्थापित हुई। चालुक्यों के बाद कौन आए वहां पर, राष्ट्रकूट आए। कौन है, थोड़ा क्रम याद रखना, ठीक है। यूपीएससी जो है क्रम मांगती है आपसे। वातापी के चालुक्य के ध्वंसावशेषों पर राष्ट्रकूटों की सत्ता स्थापित हुई। राष्ट्रकूटों के पश्चात यहाँ कल्याणी के चालुक्यों का आधिपत्य स्थापित हुआ या कायम हुआ। इसमें से सर्वाधिक समय तक वेंगी यानी आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, वेंगी के चालुक्य राजवंश ने शासन किया। तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला चालुक्य राजवंश कौन था, आंसर वेंगी का चालुक्य राजवंश। अब चालुक्यों की उत्पत्ति संबंधी मत के बारे में देखते हैं। चालुक्यों की उत्पत्ति कैसे होती है, उसमें विंसेंट ए स्मिथ बताते हैं कि चालुक्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया की चप्प जाति से हुई। किससे, अब ये क्वेश्चन बना हुआ भाई, उत्तर प्रदेश विशेष वालों ने पूछा हुआ है। विंसेंट स्मिथ ये पूछा चालुक्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया की चप्प जाति से हुई जो गुर्जर की एक शाखा थी। ये किसका कथन, ये किसका मत है, आंसर विंसेंट स्मिथ का मत है। किसका, विंसेंट स्मिथ का मत है। ऐसे डीसी सरकार का मानना है कि चालुक्य कन्नड़ कुल से संबंधित थे। कन्नड़, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, कन्नड़ कुल से संबंधित थे। जबकि नीलकंठ शास्त्री के अनुसार, दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत अच्छा लिखा है नीलकंठ शास्त्री जी ने, तो नीलकंठ शास्त्री जी के अनुसार अधिक संभावना इस बात की प्रतीत होती है कि चालुक्य उत्तर भारत के किसी क्षत्रिय वंश से संबद्ध थे, परंतु कालांतर में वो कर्नाटक में जाकर बस गए तथा वहां उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। बड़ा कठिन काम होता है जड़ें खोजना किसी भी राजवंश की, कहां से आए, कैसे आए। ठीक है, अगला, चालुक्य लेखों में बादामी अभिलेख इस वंश को हारिथी पुत्र और मानव्य गोत्रीय बताता है। चालुक्य लेखों में खासकर जो बादामी लेख है उसमें इस वंश को हारिथी पुत्र और मानव्य गोत्रीय बताया गया है। चालुक्य शासकों ने अपने को चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहा। क्या कहा, चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहा। वेनसांग भी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय ही कहता है। वेनसांग, इसने क्या लिखी, सीयू की, अपना यात्रा वृत्तांत लिखा सीयू की, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार वेनसांग, है ना। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ रहे हैं बादामी और वातापी के चालुक्य। तो वातापी के चालुक्यों का मैंने कहा सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कर लीजिए। तो सबसे पहले जयसिंह हुए। जयसिंह जो थे वो वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे, राज्य के संस्थापक थे। उसके बाद रणराग पढ़ना है हमने, रणराग। उसके बाद पुलकेशिन प्रथम पढ़ना है। 535 से 566 तक शासन किया पुलकेशिन प्रथम ने। चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक बताया जाता है किसको, पुलकेशिन प्रथम को। और पुलकेशिन प्रथम की जो उपाधि है श्री पृथ्वी बल्लभ सत्याश्रय रण विक्रम, ये उत्तराखंड पीसीएस वालों ने क्वेश्चन पूछा। ये कहीं पूछा गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के किसी पेपर में या पीसीएस में पूछा गया है कि श्री पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय और रण विक्रम जैसी उपाधियां किसकी थी, आंसर
पुलकेशिन प्रथम की, यानी सबसे पहले जो पृथ्वी बल्लभ की उपाधि धारण करता है कौन करता है? पुलकेशिन प्रथम। उसके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम भी सत्याश्रय और पृथ्वी बल्लभ की उपाधि धारण करता है। कीर्तिवर्मन प्रथम का जो शासन काल है वो 566 से 597 ईस्वी है। उसके बाद मंगलेश आता है। मंगलेश ने परम भागवत की उपाधि धारण की और रण विक्रांत। मैंने आपको बताया था गुप्त, जब मैं पढ़ा रहा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में, मैंने बताया था कि जिन जिन लोगों ने परम भागवत की उपाधि धारण की है उन सबके नाम याद करने हैं आपने, ठीक है? तो समुद्रगुप्त ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी उपाधि धारण की, प्रभावती गुप्त के पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। ये यहाँ पर चालुक्य शासक मंगलेश भी परम भागवत की उपाधि धारण कर रहा है ना? तो जितने भी परम भागवत हुए उन सबके आपने क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है। तो मंगलेश ने परम भागवत के साथ साथ रण विक्रांत की उपाधि भी धारण की और मंगलेश का शासनकाल 597 से 610 ईस्वी था। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसने 610 से लेकर या 611 से लेकर और 642 ईस्वी तक शासन किया। इसकी उपाधि जो है हैदराबाद दानपत्र में परमेश्वर लिखा गया है इसके लिए। हैदराबाद दानपत्र में इसके लिए क्या लिखा गया है? परमेश्वर लिखा गया है। उसके बाद विक्रमादित्य प्रथम आता है। विक्रमादित्य प्रथम 655 से 681 ईस्वी। इसने महाराजा धीराज, परमेश्वर, पृथ्वी बल्लभ, अनिवारित और राजमल्ल जैसी उपाधियां धारण की। कौन कौन सी? महाराजा धीराज, परमेश्वर, पृथ्वी बल्लभ, अनिवारित और राजमल्ल जैसी उपाधियां धारण की। उसके बाद विनयादित्य आता है। विनयादित्य 681 से 696 ईस्वी तक शासन करता है। विनयादित्य की जो उपाधि है वो भट्टारक है, राजाश्रय है और युद्धमल है। कौन कौन सी? भट्टारक है, राजाश्रय है और युद्धमल है। विजयादित्य इसके बाद आता है। विनयादित्य के बाद कौन? विजयादित्य। विजयादित्य 696 से 733 ईस्वी तक शासन करता है। इसकी उपाधि समस्त भुवनाश्रय है। ये शायद उत्तराखंड वालों ने पूछा हुआ है। समस्त भुवनाश्रय किसकी उपाधि थी? आंसर विजयादित्य की थी। समस्त भुवनाश्रय के साथ साथ इसने भट्टारक की उपाधि धारण की और श्री पृथ्वी बल्लभ की उपाधि धारण की। अभी तक लोग पृथ्वी बल्लभ उपाधि धारण कर रहे थे राजा, लेकिन इसने श्री पृथ्वी बल्लभ उपाधि धारण की। तो समस्त भुवनाश्रय, भट्टारक और श्री पृथ्वी बल्लभ। उसके बाद विक्रमादित्य द्वितीय आता है 733 से लेकर 747। इसने उपाधि धारण की कांची कोंड। कौन सी? कांची कोंड, बल्लभ दुर्जय, परमेश्वर और श्री पृथ्वी बल्लभ। उसके बाद आता है कीर्तिवर्मन द्वितीय जो कि 747 से 757 ईस्वी तक शासन करता है। इतना समझ में आ गया? ठीक। अब इसका विस्तार से पढ़ते हैं इसको। तो बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य। तो 6ठी शताब्दी में दक्षिणापथ पर वर्तमान कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में, कहां पर? कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित बादामी ऑब्लिक वातापी नामक स्थान पर चालुक्य आधिपत्य कायम हुआ। बीजापुर आपने आगे भी पढ़ना है। अभी जब बहमनी साम्राज्य टूटेगा, कौन सा? बहमनी साम्राज्य टूटेगा तो बीजापुर की आदिल शाही पढ़नी है आपने, ठीक है? गोलकुंडा की कुतुब शाही, बीजापुर की आदिल शाही, हैदराबाद की निजाम शाही, बरार की बरीद शाही और बीदर की इमाद शाही है। ये पढ़ना है आगे। तो मैंने कहा बीजापुर, कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में बादामी ऑब्लिक वातापी नामक स्थान पर चालुक्य आधिपत्य कायम हुआ। इस शाखा को पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य यानी अर्ली वेस्टर्न चालुक्यास भी कहा जाता है। पहले चालुक्य कदम्बों के अधीन शासन करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके अधीन थे चालुक्य? कदम्बों के। कदम्बों की राजधानी कहाँ थी? बनवासी। कदम्बों में एक राजा बताया था मैंने, मयूर शर्मन, 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे जिसने। आईएएस का क्वेश्चन था, ठीक है? वाकाटकों के पश्चात कर्नाटक में कदम्बों की, उत्तरी महाराष्ट्र में कलचुरियों की और बस्तर में नलवंशी शासकों की सत्ता स्थापित हुई थी। वाकाटक जब हम पढ़ते हैं भाई, वाकाटक किसके कंटेम्प्रेरी थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे, गुप्त नरेश, क्योंकि प्रभावती गुप्त का जो पति था वो रुद्रसेन सेकंड जो था वो वाकाटक नरेश था, है? विष्णुवृद्धि गोत्रीय ब्राह्मण थे ये, थे। तो वाकाटकों के पश्चात क्या हुआ था? कर्नाटक में कदम्बों की हुई थी सत्ता कायम, उत्तरी महाराष्ट्र में कलचुरियों की और बस्तर में नलवंशी शासकों की सत्ता स्थापित हुई थी।
चालुक्यों ने कदंबों से अपने आप को मुक्त करते हुए नलों, कलचुरियों इन सबको पराजित किया और संपूर्ण दक्षिणापथ को राजनीतिक एकता के सूत्र में आबद्ध कर दिया। उत्तर में हर्षवर्धन और दक्षिण में पल्लव शासकों के प्रबल विरोध के बावजूद 2 शताब्दियों तक दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य न केवल कायम रखा इन्होंने, अपितु साहित्य और कला में भी अभिरुचि लेते हुए इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वातापी के चालुक्य वंश के इतिहास को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो साहित्यिक स्रोत है और अभिलेखीय स्रोत है। तो पुलकेशिन द्वितीय के काल का हैदराबाद दानपत्र लेख और ऐहोल अभिलेख 634 ईस्वी का, पुलकेशिन द्वितीय का हैदराबाद दानपत्र लेख और ऐहोल अभिलेख जो कि 634 का है, और ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन है? रवि कीर्ति है। ये याद रखना, ये आईएएस का क्वेश्चन है कि ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति। अभी मैंने आपको बताया भी था कि उत्तर में हर्षवर्धन था, बीच में ये थे क्या नाम है चालुक्य थे, कहाँ के? वातापी के चालुक्य, और दक्षिण में कौन थे? पल्लव थे। इसका एक बेस्ट उदाहरण यही है कि हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन सेकंड की लड़ाई होती है, युद्ध होता है। कौन हारता है? हर्षवर्धन को हराता है पुलकेशिन सेकंड। और पुलकेशिन सेकंड का युद्ध फिर किससे होता है? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट से होता है, और फिर वो किसको हराता है? पुलकेशिन सेकंड को हराता है। इसका मतलब ऊपर भी एक शक्ति शासन कर रही है हर्षवर्धन, और नीचे भी पल्लव क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा पुलकेशिन सेकंड के काल का हैदराबाद दानपत्र लेख और ऐहोल अभिलेख, और इसी ऐहोल अभिलेख में प्राप्त होता है कि हर्षवर्धन को पराजित किया किसने? चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने पराजित किया। दूसरा जो स्रोत है वह कीर्तिवर्मन प्रथम के काल का नेनूर दानपत्र और महाकूट स्तंभ लेख। नेनूर दानपत्र और महाकूट स्तंभ लेख किसके समय का? कीर्तिवर्मन प्रथम के काल का है। उसके बाद पुलकेशिन प्रथम के काल का बादामी शिलालेख या वातापी शिलालेख, पुलकेशिन प्रथम के काल का बादामी या वातापी शिलालेख। ठीक है, वेनसांग के यात्रा विवरण और ईरानी इतिहासकार ताबरी के विवरणों से भी चालुक्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है या महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। तो ये ईरानी इतिहासकार ताबरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ईरानी इतिहासकार ताबरी के विवरणों से किस राजवंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? आंसर चालुक्य राजवंश के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है कौन? ताबरी। ठीक है, वेनसांग भी लिखता है। वेनसांग को जब जब मैं सुनता हूं तब तब मुझे बड़ा आनंद आता है। वेनसांग जितना घूमा है ना, अपना एक रक्षक लेके, अपना एक बैग लेके, लुटा है पिटा है, लेकिन क्या है? घूमता रहा, उसने घूमना नहीं छोड़ा। और साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि लिखा भी है, जिसके वजह से हमें आज क्या चल रहा है? पता चल रहा है कई राजवंशों के बारे में। ठीक है जी, प्रारंभिक शासक तो चालुक्य वंश के आरंभ जो है वो जयसिंह से माना जाता है। जयसिंह जो राज्य का संस्थापक माना जाता है, उसने राष्ट्रकूटों और कदंबों से संघर्ष करके अपने राज्य की स्थापना की। रणराग इस वंश का दूसरा शासक है। वंश की राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। वंश की राजनीतिक स्वतंत्रता का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। इसने वातापी पर अधिकार करके वहां एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा वहां अपनी राजधानी स्थापित की। वातापी में क्या की इसने? अपनी राजधानी स्थापित की, वहां पे एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। कदंबों से स्वतंत्रता प्राप्ति तथा अपनी संप्रभुता की घोषणा के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। अश्वमेध यज्ञ करने वाले जितने भी राजा हैं उनकी लिस्ट याद करनी है आपने। कदंबों में मैंने बताया था कि 18 अश्वमेध मयूर शर्मन ने किए, गुप्तों ने अश्वमेध यज्ञ किए, यहाँ पर चालुक्य अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और अश्वमेध यज्ञ करके क्या बता रहे हैं ये लोग? ये बता रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमारी सत्ता क्या है? स्वतंत्र है, और राजा भी हमारी क्या करते हैं? सत्ता मानते हैं। ठीक है, वल्लभेश्वर की उपाधि धारण की इसने। कौन सी? वल्लभेश्वर की उपाधि धारण की। इसकी तुलना ययाति, दिलीप और पौराणिक राजाओं से की गई है। किस से? राजा ययाति, दिलीप और पौराणिक राजाओं से की गई है। कभी ये किताब पढ़ना, दिलीपस्य गोसेवा, गाय की सेवा पर एक निबंध, एक पुस्तक लिखी गई है, दिलीपस्य गोसेवा। कौन सी? उत्तराखंड में एक कथाकार हैं गोपाल मणि जी, वो गाय पर आपको प्रवचन देते हैं, गाय पालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो उनका जो
कथा का सार है वो कहाँ से लिया गया है? दिलीपस्य गोसेवा से लिया गया है। ठीक है, तो दिलीप और पौराणिक राजाओं से की गई है तुलना। महाकूट अभिलेख में इसकी तुलना विष्णु से करते हुए वृद्धों की राय मानने वाला और ब्राह्मणों का आदर करने वाला कहा गया। महाकूट अभिलेख में इसकी तुलना विष्णु से करते हुए इसे वृद्धों की राय मानने वाला और ब्राह्मणों का आदर करने वाला कहा गया है। इस वंश के अन्य प्रारंभिक शासकों में कीर्तिवर्मन फर्स्ट जो कि 566 से 597, मंगलेश 597 से 610 का नाम उल्लेखनीय है। कीर्तिवर्मन प्रथम ने नलवाड़ी यानी वेल्लारी के नलों कोंकण प्रदेश के मौर्यों को पराजित किया तथा कदम्बों से उनकी राजधानी बनवासी को छीन लिया। किसने? कीर्तिवर्मन प्रथम ने नलवाड़ी यानी वेल्लारी के नलों कोंकण प्रदेश के मौर्यों को पराजित किया और कदम्बों से उनकी राजधानी बनवासी को छीन लिया। इसने अपनी राजधानी वातापी को सुंदर मंदिरों और भवनों से सजाया, इसलिए इसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। तो वातापी का प्रथम निर्माता कौन हो गया? कीर्तिवर्मन प्रथम हो गया। कीर्तिवर्मन प्रथम का उत्तराधिकारी एवं पुत्र जो हुआ वो पुलकेशिन द्वितीय हुआ। उत्तराधिकार प्राप्ति के समय अवयस्क था। ऐसे में कीर्तिवर्मन प्रथम का छोटा भाई मंगलेश पुलकेशिन के संरक्षक के रूप में शासक बना। कीर्तिवर्मन का उत्तराधिकारी एवं पुत्र पुलकेशिन द्वितीय उत्तराधिकार प्राप्ति के समय क्या था? अवयस्क था। ऐसे में कीर्तिवर्मन प्रथम का छोटा भाई मंगलेश पुलकेशिन के संरक्षण में यानी पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षक के रूप में शासक बना। मंगलेश ने गुजरात, खानदेश, मालवा पर शासन करने वाले कलचुरी शासक बुद्धराज को पराजित किया। मंगलेश ने रेवती द्वीप यानी गोवा, रेवती द्वीप किसे बोलते थे? गोवा को बोलते थे, के विद्रोही शासक स्वामी राज का भी दमन किया। रेवती द्वीप गोवा, आज गोवा की राजधानी पणजी है, मांडवी नदी के तट पर स्थित है? गोवा 1510 ईस्वी में छीन लिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। कब? 1510 ईस्वी में बीजापुर से छीना था पुर्तगालियों ने और 1961 में जाके छोड़ा पुर्तगालियों ने। यानी पुर्तगाली जो है भारत में आने वाली पहली व्यापारिक शक्ति जो है पुर्तगाली है और सबसे बाद में जाने वाले भी कौन है? पुर्तगाली। ठीक है, फ्रेंच भी थे यहाँ पर, पुदुचेरी में फ्रेंच थे लेकिन वो चले गए। जो फ्रांसीसी थे वो पहले चले गए थे, समझौता हो गया था फ्रांस सरकार से। अब आता है भैया पुलकेशिन सेकंड, जिसके अगल बगल क्वेश्चन घूमते हैं कंपटीशन के। ये 610 से 642, इसका शासनकाल भी याद करना है आपने। कब से कब तक? 610 से 642। ठीक है। चाचा मंगलेश पुलकेशिन द्वितीय के वयस्क होने पर उसे सत्ता सौंपने को उद्यत नहीं था, बल्कि अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता था। ऐसे में पुलकेशिन ने मंगलेश को युद्ध में पराजित करके मार डाला और शासक बना। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट हुआ। ऐहोल अभिलेख में उसके कार्यकलाप का पूरा प्रकाश पड़ता है। इसने कदम्बों की स्वतंत्रता का अंत किया और उसका राज्य चालुक्य साम्राज्य और उनका जो राज्य था वो चालुक्य साम्राज्य में मिला लिया। गंगवाड़ी यानी तलकाड़, गंगवाड़ी मतलब तलकाड़ क्षेत्र जो है उसको गंगवाड़ी बोलते हैं। तो गंगवाड़ी यानी तलकाड़ क्षेत्र के गंगों को पराजित किया और गंग नरेश दुर्विनीत ने अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन के साथ कर दिया। गंग नरेश दुर्विनीत ने अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन सेकंड के साथ कर दिया। लाट यानी दक्षिणी गुजरात, लाट यानी लाट प्रदेश, जब भी मैं बोलूंगा तो दक्षिणी गुजरात को बोलते हैं। लाट प्रदेश, दक्षिणी गुजरात और भड़ौच के गुर्जर राज्य पर भी उसने अधिकार कर लिया। पुलकेशिन का वर्धन वंशी राजा हर्षवर्धन से 630 से 634 ईस्वी के बीच नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, कभी कभी इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड की जो सीमा थी वो कौन सी नदी बनाती थी? आंसर नर्मदा। नर्मदा के उत्तर में कौन था? हर्षवर्धन। और नर्मदा के दक्षिण में कौन था? पुलकेशिन सेकंड, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड। नर्मदा पता है ना, विंध्याचल माउंटेन रेंज, उसके बाद नर्मदा, फिर उसके बाद सतपुड़ा माउंटेन रेंज और उसके बाद ताप्ती। क्या है? तो नर्मदा के ऊपर हो गया कौन? हर्षवर्धन। नर्मदा के नीचे कौन हो गया? चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड। इन दोनों का युद्ध हुआ। नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया ये युद्ध। 630 से 634 के मध्य कहीं पर लड़ा गया। ऐहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष की सेना को भय से विगलित कर दिया, जबकि हर्ष की सेना में ऐश्वर्यशाली सामंत व बड़ी संख्या में हाथी थे।
इस युद्ध में दोनों शक्तियों को क्षेत्र का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। पुलकेशिन द्वितीय ने 99,000 गांव वाले त्रिमहाराष्ट्रकों को पराजित किया। 99,000 गांव वाले त्रिमहाराष्ट्रकों को पराजित किया। पुलकेशिन ने पूर्वी दक्कन में वेंगी के विष्णुकुंडिन वंश के शासक को कोल्लूर यानी झील है, कोल्लूर झील तट पर पराजित करके वेंगी पर अधिकार कर लिया। इस विजय के पश्चात पुलकेशिन सेकंड ने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया। विष्णुवर्धन ने वहीं वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की। तो यहां पर आपको दूसरी शाखा दिखती है चालुक्यों की, और वो कौन पैदा करवाता है चालुक्यों की दूसरी शाखा? पुलकेशिन सेकंड। क्योंकि कोलेरू जो लेक है, कोलेरू लेक सुनी है, कहां पर है? गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं पर बीच में, आपको दोनों नदियों के बीच में दिखेगी। आप गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा जहां पर है उनके बीच में एक झील दिखेगी। कौन सी? लेक कोलेरू। तो कोलेरू जो झील तट है उस पर वेंगी के विष्णुकुंडिन वंश के शासक को पराजित किया पुलकेशिन सेकंड ने, और वहां पर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर अब क्या पढ़ेंगे? वेंगी के चालुक्य वंश। क्या पढ़ेंगे? वेंगी का चालुक्य वंश। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य पल्लव संघर्ष की शुरुआत की। पुलकेशिन ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। अब पल्लवों में यार ये महेंद्र वर्मन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी किताब है मतविलास प्रहसन। क्या है? मतविलास प्रहसन। और इसकी उपाधि है विचित्रचित्त। इसको पराजित करता है कौन? पुलकेशिन सेकंड। कौन करता है? पुलकेशिन सेकंड। दोबारा पल्लव राज्य पर आक्रमण किया, परंतु इस बार पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन सेकंड को पराजित कर दिया। पुलकेशिन सेकंड युद्ध क्षेत्र में मारा गया और उसकी राजधानी पर पल्लवों का अधिकार हो गया। वातापी पर किसका अधिकार हो गया? पल्लवों पर अधिकार हो गया। पल्लवों का अधिकार हो गया। पुलकेशिन ने ईरान के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। अजंता के एक चित्र में उसे ईरानी राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। चीनी यात्री वेनसांग भी उसके दरबार में गया था। चीनी यात्री वेनसांग भी पुलकेशिन सेकंड के दरबार में गया था। ठीक है। एक अरबी लेखक है ताबरी। कौन? ताबरी। ईरानी इतिहासकार या अरबी लेखक ताबरी के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय अपने शासन के 36वें वर्ष पर्शिया के शासक खुसरू द्वितीय के दरबार में एक दूतमंडल को, खुसरू वहां का शासक कौन था? खुसरू। ये नाम भी अच्छा है, वैसे रखा जा सकता है। खुसरू द्वितीय के दरबार में एक दूतमंडल को एक हाथी, एक पत्र और बहुमूल्य उपहारों के साथ भेजा था। इसके उत्तर में खुसरू ने भी एक दूतमंडल पुलकेशिन सेकंड के दरबार में भेजा था। फर्ग्यूसन के अनुसार अजंता की पहली गुफा के एक चित्र में पुलकेशिन को फारसी राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। फारसी दूतमंडल जो है, जिसमें खुसरू और उसकी पत्नी शीरी को भी दिखाया गया है। क्या राजा भी आया होगा? भाई खुसरू और उसकी पत्नी शीरी को भी दिखाया गया है अजंता की चित्रों में। तो ये कौन बता रहे हैं? फर्ग्यूसन बता रहे हैं। इतना समझ में आ गया। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? विक्रमादित्य प्रथम बना। 655 से 681 ईस्वी। पुलकेशिन की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थिति में विक्रमादित्य प्रथम ने अपने नाना गंगराज दुर्विनीत की सहायता से राजधानी पर अधिकार करते हुए सभी शत्रुओं का दमन कर दिया। नाना कौन थे? गंग नरेश दुर्विनीत। ठीक है। विक्रमादित्य का 3 पल्लव राजाओं के साथ संघर्ष हुआ। विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी विनयादित्य बना, जो कि 681 से 696 ईस्वी तक रहा, जो सकलोत्तर पथनाथ यानी समस्त उत्तर भारत का स्वामी को पराजित करता है। सकलोत्तर पथनाथ को पराजित किया था इसने। विनयादित्य का उत्तराधिकारी विजयादित्य बना, जो 696 से लेकर 733 ईस्वी तक शासन किया। चालुक्य वंश में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका है? विजयादित्य का है। किसका है सर्वाधिक लंबा कार्यकाल? विजयादित्य का है। 696 से लेकर और 733, यानी 33 और 4 कितने हो गए? 37 वर्ष तक शासन किया इसने। कितना? 37 वर्ष तक
शासन किया। फिर विक्रमादित्य द्वितीय, ये 733 से 747 ईस्वी के समय पहली बार दक्षिण में अरबों का आक्रमण हुआ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण भारत पर पहली बार अरबों का आक्रमण किस चालुक्य नरेश के समय हुआ? विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य सेकंड के समय। इस अरब आक्रमण को विक्रमादित्य के लाट प्रदेश के सामंत पुलकेशिन, लाट प्रदेश मतलब दक्षिणी गुजरात, लाट प्रदेश मतलब दक्षिणी गुजरात के सामंत पुलकेशिन ने निष्फल कर दिया। इसका उल्लेख पुलकेशिन के नौसारी दानपत्र लेख में हुआ है। इसमें नौसारी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गुजरात में। एक बार क्वेश्चन आया, गांधी जी ने दांडी मार्च किया, दांडी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात के? आंसर नौसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसमें दांडी मार्च तो पता है ना, नमक कानून तोड़ा था महात्मा गांधी ने, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो जो दांडी जगह पड़ती है जहां पर सांकेतिक रूप से गांधी जी ने नमक उठाया था समुद्र तट से, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में? नौसारी डिस्ट्रिक्ट में। तो नौसारी दानपत्र लेख किसका है? पुलकेशिन का। विक्रमादित्य ने पुलकेशिन से प्रसन्न होकर, ये पुलकेशिन अब ये राजा नहीं है, ये कौन है? सामंत है। तो विक्रमादित्य द्वितीय ने पुलकेशिन से प्रसन्न होकर उसे अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की, अवनी जनाश्रय की उपाधि दी। विक्रमादित्य का संघर्ष पल्लवों से भी हुआ। विक्रमादित्य का पुत्र कीर्तिवर्मन द्वितीय 747 से 757 ईस्वी वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। वस्तुतः चालुक्य पल्लव संघर्ष ने चालुक्यों की शक्ति कमजोर कर दी और अंततः राष्ट्रकूटों ने चालुक्य राज्य पर अधिकार कर लिया। आप कितने भी शक्तिशाली हो, आप कितने भी अच्छे हो, आप प्रतिस्थापित किए जाओगे, ये इतिहास बताता है। यानी चालुक्यों ने इतने लंबे समय तक शासन किया और उसके बाद कौन आ गए? अब राष्ट्रकूट आ गए। कौन आ गए? और राष्ट्रकूटों में अगर जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है वो यही है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने बनाया। एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि बिगेस्ट रॉक का टेम्पल है, यानी किसी ना किसी के आने से कुछ नए 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 क्या शोध जरूर होते हैं, मतलब नई खोजें, नई चीजें आती हैं। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने इस देश का ही क्या पूरे विश्व का बिगेस्ट रॉक का टेम्पल बनाया, जिसको कैलाश मंदिर बोलते हैं, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मनुष्यों द्वारा तो नहीं बनाया गया। किसके द्वारा नहीं बनाया गया? संभव नहीं है कि मनुष्यों के द्वारा इतना, मतलब इतनी ज्यादा रॉक काट के बना रखा है उसको। ठीक है। इसके बाद आता है वातापी चालुक्य पल्लव संघर्ष। तो वातापी के चालुक्य और पल्लवों के बीच में संघर्ष का प्रमुख कारण जो था वो साम्राज्य विस्तार, राजनीतिक वर्चस्व व क्षेत्रीय संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना था। इस संघर्ष में कृष्णा तुंगभद्रा के बीच स्थित रायचूर दोआब के उर्वर क्षेत्र पर अधिकार करना एक प्रमुख कारण था। ये ध्यान रखना, ये कृष्णा तुंगभद्रा के बीच का जो रायचूर दोआब है, ये हमेशा से लड़ाई का कारण रहा। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि विजयनगर और बहमनी के बीच में लड़ाई का प्रमुख कारण क्या था? रायचूर दोआब। और रायचूर दोआब किन नदियों के? कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच। अब क्यों है? क्योंकि बहुत फर्टाइल है। यहाँ पर भी वही कथन लागू होता है कि जितने में हाथी बैठता है उतने में क्या 7 लोगों के अनाज उत्पन्न होता है। तो जो फर्टाइल लैंड होगी उसके लिए क्या होगा? लड़ाई होगी। किनके बीच में? चालुक्यों और पल्लवों के बीच में। तो मैंने कहा इस संघर्ष में कृष्णा तुंगभद्रा के बीच स्थित रायचूर दोआब के उर्वर क्षेत्र पर अधिकार करना एक प्रमुख कारण था। इसी प्रकार का संघर्ष कालांतर में बहमनी और विजयनगर राज्य के समय में भी देखने को मिलता है। ठीक है। चालुक्य पल्लव संघर्ष की शुरुआत चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने की। उसने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया। अब चालुक्यों के सामंत बाणों को पल्लवों ने अपनी ओर मिला लिया। चालुक्यों के सामंत कौन थे? बाण थे। तो बाणों को पल्लवों ने अपनी ओर मिला लिया। तब पुलकेशिन ने पुनः पल्लव राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु इस समय नरसिंह वर्मन फर्स्ट जैसा शक्तिशाली पल्लव राजा था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने चालुक्य सेना को परियल, मणिमंगलम आदि युद्धों में पराजित किया। परियल के युद्ध में और मणिमंगलम के युद्ध में पराजित किया। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन का पीछा उसकी राजधानी वातापी तक किया। संभवतः इस संघर्ष में पुलकेशिन सेकंड मारा गया। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने वातापी पर अधिकार कर लिया और इस उपलक्ष्य में वातापी कोंड की उपाधि धारण की। अब ये उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है कि वातापी कोंड किसकी उपाधि है? आंसर नरसिंह वर्मन
फर्स्ट की उपाधि है। ठीक है, नरसिंहवर्मन फर्स्ट की इस विजय का उल्लेख बादामी में मल्लिकार्जुन देव मंदिर के शिलालेख पर हुआ है। किस पर? मल्लिकार्जुन देव मंदिर के शिलालेख पर हुआ है। नरसिंहवर्मन फर्स्ट को इस संघर्ष में श्रीलंका के राजकुमार मानवर्मन की भी सहायता प्राप्त हुई। मानवर्मन की, ये कहीं यूपी में पूछा हुआ है कि नरसिंहवर्मन फर्स्ट को किसकी सहायता प्राप्त हुई? आंसर सिंहली राजकुमार मानवर्मन की। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड के पश्चात विक्रमादित्य प्रथम के समय में भी चालुक्य पल्लव संघर्ष हुआ। गहड़वाल ताम्रपत्र लेख के अनुसार विक्रमादित्य प्रथम की का 3 पल्लव राजाओं नरसिंहवर्मन फर्स्ट, महेंद्रवर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन प्रथम, इनके साथ संघर्ष हुआ। संभवतः नरसिंहवर्मन के साथ उसका संघर्ष राजा बनने से पहले युवराज काल में ही हुआ था। राजा बनने के पश्चात उसने महेंद्रवर्मन द्वितीय को मैसूर में पराजित किया। संभवतः महेंद्रवर्मन द्वितीय इसी संघर्ष में मारा गया। महेंद्रवर्मन द्वितीय, संभवतः बोल रहे हैं हम, कंफर्म नहीं है, संभवतः महेंद्रवर्मन द्वितीय इसी संघर्ष में मारा गया। महेंद्रवर्मन द्वितीय के उत्तराधिकारी परमेश्वर वर्मन के प्रारंभिक शासनकाल में ही विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया था, परंतु परमेश्वर वर्मन ने चालुक्यों पर दो तरफा आक्रमण किया। परमेश्वर वर्मन ने चालुक्यों पर दो तरफा आक्रमण किया। एक सेना अपने सेनापति श्री तोंडर के नेतृत्व में चालुक्य राजधानी वातापी पर आक्रमण करने के लिए भेजी और स्वयं विक्रमादित्य ने पेरू वल्लनल्लूर में पराजित किया। विक्रमादित्य को पेरू वल्लनल्लूर में पराजित किया। चालुक्य शासक विजयादित्य ने भी अपने पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय को पल्लव राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। विक्रमादित्य ने परमेश्वर वर्मन द्वितीय को पराजित करके उसे कर देने के लिए मजबूर किया, टैक्स देने के लिए मजबूर किया, यानी करद राजा बना दिया उसको। विक्रमादित्य द्वितीय युवराज काल में परमेश्वर वर्मन द्वितीय को पराजित तो किया ही, शासक बनने के बाद पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय को भी पराजित करते हुए पल्लव राजधानी कांची पर अधिकार करके कांची कोंड की उपाधि धारण की। अब दो चीजें आती है भाई, वातापी कोंड और कांची कोंड। वातापी कोंड और कांची कोंड। तो वातापी कोंड किसकी उपाधि है? नरसिंहवर्मन फर्स्ट की उपाधि है। और कांची कोंड किसकी उपाधि है? नंदीवर्मन। अरे भाई, विक्रमादित्य द्वितीय ने क्या किया? परमेश्वर वर्मन द्वितीय को तो पराजित किया ही था, लेकिन शासक बनने के बाद उसने पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय को भी पराजित किया और पल्लव राजधानी कांची पर अधिकार किया। इसलिए उसने कांची कोंड की उपाधि धारण की। तो कांची कोंड किसकी उपाधि है? वातापी कोंड मतलब वातापी को ध्वस्त करने वाला, कांची कोंड मतलब कांची को ध्वस्त करने वाला। पल्लव कहाँ के हैं? कांची के पल्लव है। पल्लव कहाँ के हैं? और चालुक्य कहाँ के? वातापी के थे। वातापी के चालुक्य को पराजित करके वातापी कोंड उपाधि धारण करता कौन? नरसिंहवर्मन प्रथम। और विक्रमादित्य द्वितीय जो है वो कांची कोंड की उपाधि धारण करता कांची को ध्वस्त करने के बाद। ठीक है, तो बदला लिया इन्होंने एक तरह से। नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, तो विक्रमादित्य द्वितीय ने भी कांची कोंड की उपाधि धारण कर दी। विक्रमादित्य द्वितीय ने इस विजय का उल्लेख कांची के राजराजेश्वर मंदिर के एक अभिलेख में अंकित किया है। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल के अंतिम समय में भी उसके पुत्र कीर्तिवर्मन द्वारा पल्लवों के विरुद्ध सैन्य अभियान किया गया। इस प्रकार विक्रमादित्य द्वितीय ने 3 बार पल्लवों से संघर्ष किया। कितनी बार? 1 बार युवराज काल में और 2 बार राजा बनने के बाद। उसकी रानी लोक महादेवी के पट्टडक्कल लेख के अनुसार उसने कांची को 3 बार रौंदा था। तो लोक महादेवी का पट्टडक्कल अभिलेख के अनुसार उसने कांची को 3 बार रौंदा। किसने? विक्रमादित्य द्वितीय ने, विक्रमादित्य सेकंड ने। विक्रमादित्य सेकंड के साथ ही चालुक्य पल्लव संघर्ष समाप्त हो गया। चालुक्य पल्लव संघर्ष समाप्त हो गया। अब इसके बाद हमने पढ़ना है वेंगी के चालुक्य। और वेंगी कहां पर आए थे चालुक्य? जब हम पढ़ रहे थे क्या, पुलकेशिन द्वितीय पढ़ रहे थे। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? वेंगी के विष्णुकुंडिन वंश के शासक को कोलेरू झील के तट पर पराजित किया और वेंगी पर अधिकार कर लिया और अपने छोटे भाई
विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया। तो वहां पर विष्णुवर्धन ने क्या किया, वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की, यानी एक ब्रांच और खुल गई चालुक्यों की। कहां पर? वेंगी में। वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश, तो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वातापी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड का छोटा भाई विष्णुवर्धन प्रथम, जो कि 615 से 633 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, तो वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन प्रथम, जो कि पुलकेशिन सेकंड का छोटा भाई है। पुलकेशिन ने उसे पृष्ठपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था। कहां का? पृष्ठपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था। जब पुलकेशिन पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ संघर्ष में उलझा था, तभी विष्णुवर्धन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जब पुलकेशिन सेकंड पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ संघर्ष में उलझा था, तभी विष्णुवर्धन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसने विषम सिद्धि की उपाधि धारण की। कौन सी? विषम सिद्धि की उपाधि धारण की और वेंगी को राजधानी बनाया। वेंगी का प्राचीन राज्य आधुनिक आंध्र प्रदेश की कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। इसीलिए मैंने बोला था आपको, गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोलेरू लेक जो है उसके आसपास, कोलेरू लेक के आसपास। ठीक है, तो वेंगी का प्राचीन राज्य आधुनिक आंध्र प्रदेश की कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। वेंगी के चालुक्य शासक 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से 11वीं शताब्दी तक शासन करते हैं। चालुक्य वंश के प्रमुख शासकों में सबसे पहले विष्णुवर्धन, प्रमुख शासकों में बोल रहा हूं मैं, संस्थापक तो बता दिया मैंने। तो विष्णुवर्धन 615 से 633 ईस्वी। इसका राज्य विशाखापट्टनम से उत्तरी नेल्लूर तक विस्तृत था। कहां से? विशाखापट्टनम, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे गहरा पत्तन जो है कौन है? विशाखापट्टनम से उत्तरी नेल्लूर तक विस्तृत था। इसने विषम सिद्धि और मकर ध्वज की उपाधियां धारण की। उत्तराखंड वाले ज्यादा उपाधियां पूछते हैं लोक सेवा आयोग वाले, कृपया उपाधियों को जरूर याद करें। विषम सिद्धि और मकर ध्वज जैसी उपाधियां धारण करने वाला पूर्वी वेंगी का पूर्वी चालुक्य वंश का शासक कौन था? आंसर विष्णुवर्धन। इसके लेखों में से परम भागवत की संज्ञा दी गई है। अब इसका भी नाम परम भागवत, इसका भी नाम क्या है? परम भागवत की उपाधि धारण की। इसकी रानी अय्यन देवी या महादेवी ने विजयवाड़ा में एक जैन मंदिर बनवाया। रानी अय्यन देवी ने या महादेवी ने विजयवाड़ा में एक जैन मंदिर बनाया। एक बार क्वेश्चन बना, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है? तो कृष्णा नदी के तट पर है विजयवाड़ा। किसके? कृष्णा नदी के तट पर। विष्णुवर्धन का उत्तराधिकारी जयसिंह प्रथम 641 से 663 ईस्वी तक शासन किया इसने। कई सामंतों को पराजित किया इसने। वर्णाश्रम, धर्मरक्षक, पृथ्वी बल्लभ और सर्व सिद्धि जैसी सुप्रसिद्ध उपाधियां जयसिंह प्रथम ने धारण की। कौन कौन सी? वर्णाश्रम, धर्मरक्षक, पृथ्वी बल्लभ और सर्व सिद्धि जैसी सुप्रसिद्ध उपाधियां जयसिंह प्रथम ने धारण की। उसने घटिका संज्ञक महाविद्यालयों के विकास को प्रोत्साहित किया। तेलंग भाषा का प्राचीनतम अभिलेख इसी के समय उत्कीर्ण करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना है आज, तो तेलंग भाषा का प्राचीनतम अभिलेख किसके समय मिलता है? जयसिंह प्रथम के समय मिलता है भाई। किसके समय? जयसिंह प्रथम 641 से 663। उसके बाद आता है विजयादित्य प्रथम 746 से 764। यह इस वंश का एक प्रमुख शासक था जिसने राष्ट्रकूटों से संघर्ष करके अपने वंश के गौरव की रक्षा की। इसी के काल में राष्ट्रकूटों ने वातापी के चालुक्य वंश का उन्मूलन किया। राष्ट्रकूटों का संघर्ष वेंगी के चालुक्यों से प्रारंभ हुआ, परंतु विजयादित्य के उत्तराधिकारी विष्णुवर्धन चतुर्थ ने राष्ट्रकूट शासक कृष्णफस्ट की अधीनता स्वीकार कर ली। ये राष्ट्रकूट शासक कृष्णफस्ट वही है जिसने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया, बिगेस्ट रॉक का टेम्पल है। ठीक है, उसके बाद आता है विजयादित्य द्वितीय। ये 799 से 847 ईस्वी तक। इसका भी राष्ट्रकूटों से संघर्ष हुआ। हालांकि वह राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण कर स्तंभ नगर यानी कैम्बे स्तंभ नगर तक गया, परंतु अमोघ वर्ष से उसे पराजित होना पड़ा और उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। तो विजयादित्य द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। इसकी राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। अब उसके बाद आता है विजयादित्य तृतीय। ये 848 से 892 ईस्वी तक शासन करता है। यह वेंगी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था, महानतम सम्राट था, महानतम शासक था।
विजयादित्य तृतीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार महेंद्रगिरी के पुलिकट झील तक किया। उसने नेल्लोर के आसपास रहने वाले वोयो नामक लड़ाकू जाति के विद्रोह का दमन करने के लिए अपने सेनापति पंडरंग को भेजा। किसको? अपने सेनापति पंडरंग को भेजा। पंडरंग तोंडे मंडलम की सीमा तक गया। उसने पुलिकट झील के पास पंडरंग नामक नगर स्थापित किया। पुलिकट लेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर, लेकिन आंध्र प्रदेश में बताते हैं उसको, ठीक है। पुलिकट झील जिसके बीच में एक आइलैंड है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है, ठीक है। पहले बोलते थे श्री हरिकोटा, क्या बोलते थे, अब बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो उसने पुलिकट झील के पास पंडरंग नामक नगर स्थापित किया। विजयादित्य ने पल्लव शासक अपराजित को तथा पांड्य नरेश मारंजरडेयन को पराजित किया और चोल शासक विजयालय को संरक्षण प्रदान किया। चोल शासक विजयालय चोल को संरक्षण प्रदान किया। विजयादित्य ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय, कलचुरी शासक शंकरगण, कलिंग के गंगों, इन सबको पराजित किया। राष्ट्रकूट नरेश का राज चिन्ह छीन लिया और वल्लभ की उपाधि धारण की। कृष्ण द्वितीय स्वयं को उसके सम्मुख उपस्थित होकर उसका अभिवादन किया। उसने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करके उसे प्रसन्न किया। तत्पश्चात विजयादित्य ने उसका राज्य उसे लौटा दिया। राष्ट्रकूटों के साथ चालुक्यों का संघर्ष गुरुदित्य तृतीय के उत्तराधिकारी भीम प्रथम यानी 892 से 922 ईस्वी भीम प्रथम के समय तक चलता रहा। पेरू वंगुरुग्राम के युद्ध में भीम का पुत्र मारा गया तथा कृष्ण द्वितीय का सेनापति दंडेश भी मारा गया। राष्ट्रकूट सेना पराजित हुई। भीम राष्ट्रकूटों के अपने साम्राज्य की रक्षा करने में सफल रहा। भीम राष्ट्रकूटों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने में सफल रहा। विजयादित्य तृतीय के पश्चात पूर्वी चालुक्यों के बुरे दिन आ गए। भीम प्रथम जो कि 892 से 922 ईस्वी तक है। भीम प्रथम ने राजवंश की प्रतिष्ठा बचाने का प्रयास किया। उसका अधिकांश समय राष्ट्रकूटों से युद्ध करने में बीता। भीम के बाद अनेक अयोग्य और दुर्बल राजाओं ने राज किया। चोलों का प्रभाव चालुक्यों पर बढ़ता गया। चोलों की सहायता से ही शक्तिवर्मन जो कि 1003 ईस्वी में राजा बना। अब पूर्वी चालुक्य वस्तुतः चोलों के अधीनस्थ शासक बन गए। दोनों वंशों में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। इसी वैवाहिक संबंध से कुलोतुंग या राजेंद्र चोल द्वितीय हुआ। उसने विजयादित्य सप्तम को वेंगी से हटाकर वहां का राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया। चालुक्य राज्य अब चोलों के अधीन हो गया और वेंगी का चालुक्य राजवंश समाप्त हो गया। अब उत्तराखंड पीसेस वालों ने पूछा कि चोलों में कौन सा राजा है जो चोल चालुक्य मिक्स ब्लड है। चोल चालुक्य मिक्स ब्लड है तो वो है कुलोतुंग। कौन है? राजेंद्र चोल द्वितीय या कुलोतुंग। ये क्या है? चोल चालुक्य मिक्स ब्लड है। तो समझ में आ गया, क्योंकि चोल वंश की राजकुमारी है। चालुक्य क्या बोलते हैं, चोल वंश की राजकुमारी और चालुक्य वंश का राजकुमार मतलब जो है उसका पुत्र है कौन? कुलोतुंग। इतना समझ में आया? चोलों के समय में जब चल रहे होता ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा होता, तो एक समय ऐसा था कि चोलों में उत्तराधिकारी नहीं मिलता, तब फिर बेटी के बेटे को यानी नाती को बनाना पड़ता है। इसको तो वो नाती कौन है? कुलोतुंग है। इसलिए बोलते हैं चोल चालुक्य मिक्स ब्लड। ठीक है।